मित्रों, मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 के बारे में। प्रश्नावली 3.4 में दो चीज पूछी गई है। क्या क्या? कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, एक ही प्रश्न को विलोपन की विधि से सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन की विधि से सॉल्व करना है, और बाद में अपने को क्या बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि अपने को आसान लगी। अब देखिए, एग्जाम में तो ऐसा नहीं आता है कि दो विधि से हल कीजिए, लेकिन बुक में दिया गया है इसलिए हम दोनों विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो 3.4 का पहला प्रश्न दिया गया है कि x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो देखिए, सबसे पहले किस विधि से सॉल्व करना है? विलोपन की विधि से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले विलोपन की विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन की विधि। तो देखिए दोस्तों, विलोपन की विधि से सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना होता है? तो सबसे पहले अपने को ये करना होता है कि या तो x का या y के सहगुणक को समान करना होता है। तो देखिए, यहाँ y का सहगुणक कुछ नहीं है तो कितना है? 1, और यहाँ पर y का सहगुणक कुछ नहीं है तो कितना है? 3। अगर y वाले सहगुणक को बराबर करना होगा तो ऊपर वाले समीकरण में कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से, ताकि दोनों जगह 3 हो जाए। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 3y बराबर 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। हमने क्या किया? दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दिया। अब दो समीकरण तो दिए गए हैं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 3 आया, क्या बच गया? समीकरण 2 बच गया। तो समीकरण 2 को हम नीचे लिख दे, तो नीचे लिखेंगे तो क्या है? 2x - 3y बराबर ये कितना है? 4। ये है समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। आप जानते हैं कि जब सहगुणक बराबर हो जाता है तो उसके बाद इस विधि में विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब करना, लोप करना। तो बराबर सहगुणक वाले को लोप किया जाता है। बराबर सहगुणक वाला इसमें क्या है? y है, तो इसको लोप किया जाएगा। और लोप करने के लिए या तो जोड़ के करते हैं या समीकरण को घटा के करते हैं। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ +3y है, -3y है, कट के 0 हो जाएगा। सिर्फ जोड़ने पर ही लोप हो जाएगा। तो इसे +3y से -3y कैंसिल हो गया। अब ये 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x = ये +15 और ये +4, दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे 15 × 4 = 19। ये x बराबर हो जाएगा 19 के बटे में 5। ये आ गया अपना x का मान। अब x के इस मान को किसी भी समीकरण में जो छोटा दिखे, जो आसान दिखे, उसमें रख के और आपको सोल्व कर देना है, y का मान आ जाएगा। तो सबसे आसान समीकरण दिख रहा है समीकरण 1, उसी में हम रखते हैं x का मान। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में देखो, यहाँ लिख देंगे पहले एक बार समीकरण 1 को, ax + y बराबर कितना है? 5। और आपको कुछ नहीं करना है, x के जगह पर यही कीमत रख देना है। तो x के जगह पर लिख देंगे 19 के बटे में 5, और ये प्लस y है, और ये बराबर 5। अब ये 19 बटे में 5 इधर प्लस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा कि ये 5 - ये 19 के बटे में 5। अब देखो दोस्तों, आपको मैं कितनी बार बताया हूँ कि जब बटे में एक जगह संख्या हो, दूसरी जगह बटे में संख्या नहीं हो, तो क्रॉस में गुणा कर देना, लसा का काम पूरा हो जाता है। लसा लेके भी इसके बटे में 1 मान करके लसा लेकर के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं लसा लेने में आपको गलतियाँ हो जाए, इसलिए मैं एक दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ कि जब एक जगह बटे में संख्या हो, दूसरी जगह बटे में संख्या ना हो, तो क्रॉस में गुणा करना। 5 में 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 माइनस ये ऊपर है 19 पूरे के बटे में 5। 25 में से 19 जाएगा, आ जाएगा 6, और बटे में 5, यहाँ हो जाएगा 6 के बटे 5। तो इसलिए y बराबर कितना आ गया? 6 के बटे में 5। ये y का मान है। अब देखिए दोस्तों, x का मान हम लोग कितना लेके आए थे? 19 बटे में 5,
y बराबर कितना लेके आए हैं 6/5, और यही दोनों मान अपना आंसर होंगे। तो दोस्तों ये क्या था, विलोपन की रीति। अब इसी प्रश्न को अपने को प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको प्रतिस्थापन की विधि से हल करें। अब देखिए, प्रतिस्थापन की रीति से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। तो दोनों समीकरण यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं। प्रतिस्थापन की रीति से हल करने के लिए दोनों समीकरण अपने तैयार हैं। अब इसमें क्या करना है अपने को, जो आसान दिखे। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग यही सीखे थे प्रश्नावली 3.3 में, कि इन दोनों में जो आसान दिखे सबसे पहले उसी समीकरण को हल करना होता था। ये बताओ, दोनों में आसान मतलब जिसमें छोटी छोटी संख्या हो, तो इसमें छोटी छोटी संख्या किस में है, समीकरण 1 में है। तो यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ पर लिखा जाए। समीकरण 1 को लिखेंगे तो x + y बराबर कितना है 5। अब क्या करते हैं, आसान समीकरण को लेने के बाद उसमें से या तो x को या y को, दोनों में से किसी एक को अलग करते हैं। तो ये बताओ, हम यहाँ पर x या y अलग करें, दोनों आसान ही है। हम y को बराबर के उधर लेके चल रहे हैं, तो x बराबर यहाँ पर मान आ जाएगा कि ये 5, y इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस। और जैसे ही x या y अकेले हो जाए, उसको क्या करना होता है, समीकरण नंबर 3 मान लेना होता है। समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों, समीकरण 1 से तो हमने इतना हल किया, अब समीकरण 2 को ट्राई करते हैं। प्रतिस्थापन की रीति ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 लेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 5 - y रखने पर, अब यहां पर हम क्या करें, समीकरण 2 पहले लिख देते हैं। समीकरण 2 लिख देंगे तो ये क्या है, 2x - 3y = 4 है, तो 4 ये हो जाएगा 2। x के जगह पर क्या रखना है अपने को, देखिए x के जगह पर रखना है अपने 5 - y, तो यहां पर लिखेंगे 5 - y। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3y = 4। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या हो तो उससे कोष्टक में गुणा करते हैं। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, माइनस यहाँ 2 में y का गुणा करेंगे तो 2y, ये -3y है बराबर 4, ये हो जाएगा 10 माइनस। देखिए यहाँ पर ये भी संख्या माइनस में है, ये भी संख्या माइनस में। जब दोनों माइनस में होता है तो जोड़ घटाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही चिन्ह लगा करके दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y = ये 4 दिया गया है यहाँ पर। अब ये 10 इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -5y = 4 - 10। -5y = 4 में से 10 जब जाएगा तो ये हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। अब देखिए y का मान आ गया। अब इस मान को हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। ऐसे तो किसी भी समीकरण में रख करके मान निकाला जा सकता है, परंतु जब हम y के इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो x बिल्कुल अकेले है। जैसे y का मान रखेंगे तुरंत x का मान निकल जाएगा, इसलिए इस कीमत को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब रखा जाए, यहां है x तो बराबर लिख देंगे x, यहां है 5 माइनस y के जगह पर अपने क्या रख देना है, 6/5। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर एक जगह बटे में संख्या थी, दूसरी जगह बटे में संख्या नहीं थी, क्रॉस में गुणा किए थे, वही कंडीशन यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 5 में 5 का क्रॉस में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 25 माइनस ये ऊपर 6। जब क्रॉस में गुणा करते हैं तो पूरे के बटे में नीचे वाली संख्या रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5। ये x बराबर 25 में से 6 जाएगा 19 के बटे में 5। देखिए दोस्तों, x का मान ये आ गया और y का मान आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 19 के बटे में 5,
y बराबर 6/5 और यही दोनों अपना आंसर है। दोस्तों इन दोनों में कौन सी विधि आपको सबसे अच्छी लगी? तो ये विलोपन की रीति, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम दोनों समीकरण लिखे, उसके बाद 5-6 स्टेप में उसका आंसर आ गया। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि दोनों में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो लिख देंगे कि दोनों में विलोपन की विधि अधिक उपयुक्त है। इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसको दोनों विधि से सोल्व करना है, जैसा कि हम लोग प्रश्न नंबर 1 में किए थे। तो कोई टेंशन की बात नहीं, सबसे पहले हम विलोपन की विधि से सोल्व करें। सबसे पहले जब विलोपन की विधि से सोल्व करेंगे तो ऊपर अपने को एक हेडिंग दे देना होगा कि विलोपन की विधि। और आप लोग जानते हो कि विलोपन की विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो x के या y के सहगुणकों को यानी उनके आगे वाली संख्या को समान किया जाता है, बराबर किया जाता है। तो देखिए यहाँ y वाला आसानी से बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर है 4, नीचे है 2। तो हम समीकरण नंबर 2 में अगर 2 से गुणा कर दे तो यहाँ 4 आ जाएगा, y दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो सबसे आसान विधि यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन नोट्स लिख देंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करो तो यहाँ पर है 2, वापस 2 से गुणा हो जाएगा 4, x है तो x, ये माइनस यहाँ 2 है, फिर वापस 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, और ये y बराबर यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 4, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये जो समीकरण 3 है ये समीकरण नंबर 2 से बना हुआ है। अब बच गया समीकरण 1, तो समीकरण 1 को इसके साथ हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 को, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर ये है 10, समीकरण नंबर 1। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है विलोपन की रीति से। विलोपन का मतलब गायब करना, और गायब कौन सा चल राशि होता है, तो इसमें y समान सहगुणक वाला हो गया तो यही गायब होता है। और गायब करने की रीति आप लोग जानते हो, या तो दोनों समीकरणों को जोड़ के गायब करते हैं या दोनों समीकरणों को घटा के गायब करते हैं। अगर यहाँ पर हम जोड़नेंगे तो निशान के अनुसार यहाँ -4y है और यहाँ +4y है, ये दोनों 4y में से 4y जाएगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4y से 4y को कैंसिल कर देंगे। जब 4y से 4y को कैंसिल कर देंगे, अब यहाँ पर देखो निशान के अनुसार जोड़ घटाव करें, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा। तो 4x और 3x 7x, और यहाँ पर 10 और 4 कितना हो गया 14, 7 का गुणा इधर आएगा भाग, तो ये x बराबर हो जाएगा 14 के बट्टे में 7, 7 दूनी का 14, x बराबर आ जाएगा 2। एक मान आ गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाला जा सकता है। तो अपने क्या करेंगे, जो सबसे सहगुणक छोटे छोटे दिखे उस समीकरण में रखें इस मान को। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे कि x बराबर 2, समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ पर समीकरण 2 एक बार पहले लिख दें ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। 2x - 2y = 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, x के जगह पर कितना रखना है 2, ये -2y बराबर ये 2, यहाँ पर ब्रैकेट और ये संख्या में कोई निशान नहीं है, गुणा करते हैं, हो जाएगा 4, माइनस ये 2y बराबर 2, ये 4 इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -2y = 2, और ये -4, ये हो जाएगा -2y बराबर 2 में से 4 जाएगा -2, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 2 के बटे 2 कट जाएगा एक बार में, इसलिए y बराबर कितना आया 1। देखिए दोस्तों एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया, अपना यही तो नो आंसर है। तो क्या लिख देंगे, x बराबर 2, y बराबर 1, और यही अपना आंसर है। अब इसी दोनों समीकरणों को यहाँ पर हम प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करते रहें, क्योंकि प्रश्न के अंदर सूचना दिया गया है दोनों विधि से हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं 3x + 4y = 10,
यहाँ पर है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हो कि प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करने के लिए दोनों समीकरण में जो आसान होता है पहले उसको लिखा जाता है। इन दोनों समीकरणों में आसान कौन सा दिख रहा है? तो समीकरण 2। क्यों आसान दिख रहा है? क्योंकि इसके सहगुणक छोटे छोटे हैं पहले समीकरण की अपेक्षा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 से, और आसान समीकरण लेकर के उसमें से अपने को करना क्या होता है, या तो x को या y को, दोनों में से किसी एक को अलग करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 2 लिख दें तो ये क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हम यहाँ पर देखिए माइनस 2y है, इसको बराबर के इधर लेके चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 और प्लस 2y। यहाँ पर 2 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा कि 2 प्लस 2y उसके बटे में 2। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ऊपर 2 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन कर ले, तो यहाँ 2 एकम 2 आ जाएगा 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 2 कॉमन में निकल जाएगा, बचेगा क्या, y और पूरे के बटे में 2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान कितना बच गया, x का मान बच गया है कि 1 प्लस y। जैसे ही x अकेले हो जाए उसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब जब समीकरण 3 मान लिए, ये समीकरण 3 कहाँ से मिला, समीकरण 2 में से मिला हुआ है, तो समीकरण 2 की तो कहानी पूरी हो गई। अब समीकरण 1 में इसी कीमत को रखते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में x बराबर 1 प्लस y रखने पर, समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर क्या दिया गया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ है 3x के जगह पर अपने क्या करेंगे, 1 प्लस y लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस y प्लस ये 4y बराबर 10। 3 से गुणा हो जाएगा, जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। 3 में y का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y और ये प्लस 4y ये बराबर 10, ये हो जाएगा 3। ये दोनों प्लस में है और दोनों सजातीय पद है, अर्थात दोनों के साथ y है, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। इसके साथ y नहीं है तो इसलिए तीनों को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के साथ y है। तो 3y 4y कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू ये हो जाएगा 10। ये 3 बराबर के उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कि 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, यानी 7y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 का गुणा इधर जाएगा तो भाग y बराबर 7 के बटे 7, कट के 7 में 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो इसलिए y का मान कितना आ गया, 1। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि यहाँ x अकेले है तो x का मान तुरंत मिल जाएगा। तो यही यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा कि समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ है 1 तो 1 और प्लस y है तो y की जगह पर 1 रख देंगे, तो इसलिए x बराबर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। x का मान आ गया। अब दोस्तों x और y दोनों का मान आ गया, तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का हल है। अब दोस्तों प्रश्न में एक चीज़ और पूछा गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो यहाँ नीचे लिख देना कि दोनों में से विलोपन की रीति अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त का मतलब आसानी से इसमें हम हल निकाल सकते हैं। अब इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को भी पिछले प्रश्न की तरह अपने को विलोपन की रीति और प्रतिस्थापन की विधि से सोल्व करना है। तो इसमें सबसे पहली समस्या क्या है कि जो दिया गया समीकरण है वो अपने प्रमाणित स्वरूप में नहीं है। हम लोग जानते हो कि प्रमाणित स्वरूप होता है द्विचर रैखिक समीकरण का कि ax प्लस by इक्वल टू c, यानी इसमें x और y दोनों बराबर के बाएं पक्ष में होने चाहिए और जो अचल पद है वो अकेले बराबर के दाहिने पक्ष में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए अचल पद है अकेले 4, ये लेफ्ट हैंड में है, यहाँ पर
ये 2y है, ये राइट हैंड में है। तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, प्रमाणित स्वरूप में लिखेंगे। तो यहाँ पहले समीकरण को हम लिखे तो ये हो जाएगा कि 3x माइनस 5y, ये 4 बराबर के उधर चला जाएगा तो माइनस ए प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4, ये आ गया समीकरण नंबर 1। और ये दूसरे समीकरण में यहाँ पर हो जाएगा ये 9x, 2y बराबर के इधर आएगा तो यहाँ प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ 7 बच जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम लोग विलोपन की रीति से पहले सोल्व कर ले। विलोपन की रीति से सोल्व करने के लिए आप लोग जानते हो कि या तो x के या y के सहगुणक को समान करते हैं। यहाँ पर देखिए x का सहगुणक कितना है, 9 है, यहाँ x का सहगुणक कितना है, 3 है। तो समीकरण 1 में यदि हम 3 का गुणा कर दे तो यहाँ भी 9 आ जाएगा और दोनों समान हो जाएंगे। लेकिन ये एक लाइन नोट्स अपने को लिखनी पड़ेगी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया जाए। जब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 9x, ये माइनस कितना हो जाएगा, 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15y, और ये बराबर 4 है तो 4 में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 3 मिला हुआ है, समीकरण 2 बच गया, तो समीकरण 2 को हम इसी के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x, और ये माइनस 2y, और ये बराबर हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है विलोपन की विधि से। विलोपन की विधि का मतलब क्या होता है कि गायब करना। और किसको गायब करते हैं, तो जिसका सहगुणक समान होता है उसको गायब करते हैं। तो यहाँ पर x का सहगुणक समान है, इसको गायब करना है। और गायब कैसे करते हैं, या तो दोनों समीकरणों को जोड़ के या दोनों समीकरणों को घटा करके। तो अगर दोनों प्लस में है जोड़ देंगे तो 18x हो जाएगा, गायब नहीं होगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा। और घटाने के लिए हम लोग 7वीं से ही 8वीं से ही ऐसा जानते हैं कि निशान चेंज कर देते हैं। ये 9x प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी उल्टा निशान करना है, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस माइनस का कोई पहाड़ा चलता है। जब 9x है और ये माइनस 9x आ गया, बाद वाला निशान देखने का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी घट जाएगा, 0 हो जाएगा, लोप हो गया, ये गायब हो गया। जो बचा हुआ है उसको निशान के अनुसार जोड़े घटाए। ये 15y माइनस में है और ये 2y यहाँ पर प्लस में है। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस निशान के अनुसार, नियम के अनुसार अपने को घटाना चाहिए, बड़ी संख्या का निशान लगना चाहिए। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का निशान, 15y में से 2y जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13y, बराबर 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब ये y बराबर माइनस 13 का इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो 5 के बटे में 13, ये माइनस में है तो माइनस लग जाएगा। ध्यान रखना y का मान आ गया -5 और इसके बटे में 13। i के इस मान को किसी भी समीकरण में आप रख दो, x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस ये 5, y के जगह पर इतना रख दो ब्रैकेट में कि -5 उसके बटे में 13 और ये बराबर 4 है तो 4, ये हो जाएगा 3x। ये गुणा हमेशा अंश में होता है तो 5 में 5 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 25, परंतु यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, उसके बटे में 13 और ये बराबर 4। ये अकेले संख्या है, यहाँ x है तो इस संख्या को बराबर के इधर लेके चले तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू ये 4 माइनस 25/13। देखो एक जगह बटे में संख्या है, दूसरी जगह बटे में संख्या नहीं है, क्रॉस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कि 3x इक्वल टू 13 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 13 चौक 52 माइनस 25 और बटे में 13, ये हो जाएगा कि 3x बराबर 25 को 52 में से घटाएंगे, 25 को जब 52 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27 और उसके बटे में 13। तो यहाँ x बराबर 3 का गुणा इधर भाग, तो 27 बटे में 13 तो पहले से ही है, भाग का मतलब कि नीचे वाली संख्या में गुणा कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 9 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कि 9 के बटे में 13, x बराबर आ गया 9 के बटे में 13। यही दोनों अपना आंसर हो जाएंगे। अब इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन की विधि से भी सोल्व करना है।
तो यही प्रश्न यहाँ पर हम लिख दे, जो समीकरण बनाए थे उसी को लिख दे। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम प्रतिस्थापन की विधि से सोल्व करें। प्रतिस्थापन की विधि में क्या होता था कि दोनों समीकरण में जो सबसे आसान होता था उसको हम पहले लेते थे, लेकिन यहाँ पर लगभग दोनों की संख्या एक समान दिख रही है, कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि समीकरण 1 से 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यहाँ से x या y को दोनों में से किसी एक को अलग करना है। 5y इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कि 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y। अब ये 3 का गुणा है, इधर जाएगा भाग, तो यहाँ x बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस 5y और इसके बटे में 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 किससे बना हुआ है? समीकरण 1 से बना हुआ है, तो इस कीमत को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर इतना रखने पर समीकरण 2 को पहले लिख देते हैं। समीकरण 2 यहां पर क्या दिया गया है कि 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ है 9x के जगह पर अपने को ये पूरी संख्या लिखनी है, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 प्लस 5y इसके बटे में 3, यहाँ माइनस 2y है तो माइनस 2y बराबर 7। 9 से इस कोष्टक में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 9 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 9 बचे 45y पूरे के बटे में 3 माइनस ये 2y बराबर 7। यहाँ बटे में संख्या है, यहाँ बटे में संख्या नहीं है, तो क्रॉस में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कि 36 प्लस 45y माइनस 3 में 2 का गुणा हो जाएगा 6y पूरे के बटे में 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 36 प्लस 45y माइनस 6y। इसको घटा देंगे निशान के अनुसार, तो 45 में से 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 और 5 बटे में 3 बराबर हो जाएगा 7। 3 का भाग है, इधर जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा कि 36 प्लस 39y बराबर 7 गुणे 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 36 प्लस 39y बराबर 7 में 3 का गुणा हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इस 36 को बराबर के उधर लेके चलो, तो ये हो जाएगा कि 39y बराबर 21 माइनस 36। अब यहाँ पर लिख देंगे कि 39y बराबर 21 में से जब 36 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में आ जाएगा। अब 39 से इधर भाग गुणा है, इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। y बराबर माइनस 15 बटे में 39, 3 से घटाए 3 5 15, 3 से ये 13 बार में, यानी y बराबर आ जाएगा माइनस 5 उसके बटे में 13। अब y के इस मान को देखो, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को हल किए, समीकरण 2 को हल किए, अब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो बड़े आसानी से x का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस 5, y के जगह पर अपने को लिखना है माइनस 5 के बटे 13 पूरे के बटे में 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ये x बराबर ये 4 प्लस गुणा हमेशा अंश में करते हैं, तो 5 में 5 का गुणा हो जाएगा माइनस 25 आ जाएगा, उसके बटे में 13 पूरे के बटे में 3 है। अब देखिए x बराबर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 25 के बटे में 13 पूरे के बटे में 3। यहाँ जब क्रॉस में गुणा करेंगे तो 13 में 4 का जब गुणा करेंगे, 13 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 52 माइनस 25 पूरे के बटे में 13 फिर पूरे के बटे में 3 है। अब ये x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 बटे में 13 उसके बटे में 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान करके इसको उल्टा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि 27 के बटे में 13 और गुणे 1 के बटे में 3 से 9 बार में कट जाएगा, तो 9 के बटे 13 आ जाएगा। x बराबर आ गया 9 के बटे में 13। अब देखते हैं क्वेश्चन 1 का चौथा प्रश्न। ये दिया गया है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और यहाँ है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। सबसे पहले इसमें क्या करना है,
ये दोनों समीकरण प्रमाणित स्वरूप में नहीं है। जब ये दोनों समीकरण प्रमाणित स्वरूप में नहीं है तो पहला काम अपने को ये करना है कि दोनों को प्रमाणित स्वरूप में लिखना है, जिससे कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के स्वरूप में आ सके। द्विचल रैखिक समीकरण का यही प्रमाणित स्वरूप होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, x के बटे में 2 दिया गया है, यहाँ पर 2y के बटे में 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों का लसा 2 और 3 का लसा 6 होता है। तो 6 से समीकरण 1 में गुणा कर दो, ये जो बटे की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। नीचे वाले समीकरण में क्या होगा, नीचे वाले समीकरण में इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 और 3 का लसा होता है 3, तो यहां पर 3 से गुणा कर दो तो इधर बटे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए पहले काम हम लोग क्या कर रहे हैं, बटे में जो संख्या दी गई है इसको दूर करने के लिए, प्रमाणित स्वरूप में लिखने के लिए समीकरण 1 में 6 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर रहे हैं। तो यही नोट्स अपने को लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहां गुणा करते हैं। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है, x के बटे में 2 है, गुणा करना है कितना से, 6 से, तो यहां हम कर देंगे गुणे 6, प्लस यहाँ है 2y उसके बटे में 3, गुणा करना है 6 से, ये बराबर है -1 गुणा करना है 6 से। तो यहां पर 2 से 6 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 में x का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, यहाँ 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर, यहाँ 6 में -1 का जब गुणा हो जाएगा तो -6, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। हमने क्या किया, समीकरण 1 में अभी 6 से गुणा किया, समीकरण 2 में कितना से गुणा करना है, 3 से, तो इसमें 3 का गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 3 से जब गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस ये y है तो y के बटे में 3 और गुणा करना है किससे, 3 से, बराबर यहाँ है 3, यहाँ भी गुणा करना है 3 से। ध्यान रखना बराबर के दोनों तरफ गुणा किया जाता है, अगर एक तरफ गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 3x माइनस ये y इक्वल टू 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को लोप की रीति से हल करना है। लोप की रीति विलोपन की रीति एक ही होती है। तो यहां पर दोनों को हम लिखें, क्योंकि x वाला सहगुणक दोनों का समान दिया हुआ है तो कोई गुणा भाग अलग से नहीं करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये समीकरण 3 है। इन दोनों को हल कर दें। देखिए जो बराबर सहगुणक वाला है वह दोनों प्लस में है, तो ऐसे लोप हो नहीं सकता, निशान अपने को बदलना पड़ेगा। जब निशान बदलते हैं तो सबका बदलते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस है, और यहाँ माइनस है पहले से तो क्या आ जाएगा प्लस, निशान बदल गया। जब निशान बदल गया तो 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, -y और बाद वाला निशान देखते हैं तो -4y, ऊपर वाला प्लस वाला निशान नहीं लेंगे, जो निशान बदले रहते हैं यानी नए निशान को देखा जाता है। तो -4y -y दोनों माइनस में ही है, तो माइनस का निशान ला के जोड़ देंगे -5y। ये बाद वाला निशान प्लस में है, ये भी संख्या प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, -5 का गुणा है, इधर जाएगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा कि 15 के बटे -5। अब क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर आ जाएगा -3। y का जब माना गया तो y के इस मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो जो समीकरण अपने को आसान दिखे, 3 हुआ 4 हुआ, इसमें रखते हैं। तो हम सबसे पहले आसान समीकरण देखें, आसान समीकरण ये 4 है, इसी में रखते हैं। तो लिखेंगे कि y बराबर -3 समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस y है, तो y के जगह पर लिख देंगे -3 बराबर ये 9। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 बराबर 9, 3 उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 9 माइनस 3, या 3x बराबर ये हो जाएगा 6, x बराबर 6 के बटे 3 आ जाएगा 2। देखो x का मान कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है, y का मान कितना आया हुआ है -3, और यही दोनों
आंसर हो जाएंगे। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन की विधि से भी सोल्व करना है। प्रतिस्थापन की विधि से सोल्व करने के लिए हम इसको नहीं लिखेंगे जो आसान किए थे, समीकरण 3 और समीकरण 4, इन दोनों समीकरणों को वहां लिख करके और प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व कर देते हैं। प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने आसान समीकरण को चुनते हैं। आसान समीकरण चुनेंगे तो छोटा समीकरण इसमें कौन सा दिख रहा है, 4, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 4 से। अब ये देखो समीकरण 4 को पहले लिख देते हैं, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसमें x या y को अकेले करना होता है, बाकी सबको एक तरफ करना होता है। y अकेले है, जल्दी से अलग होगा, इसको इधर चलने दो। तो यहां पर 3x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर ये 9 माइनस 3x। ये बताओ ये पहले क्या है, माइनस है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, माइनस का गुणा चारों तरफ कर देते हैं, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 9 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 3x माइनस, ये 3x माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 3x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 3x को पहले लिख दे और ये माइनस 9। अब ये जैसे x या y अकेले हो जाता है, हम लोग क्या करते थे, समीकरण 3 मानते थे, लेकिन 3 4 तो हम पहले से मान चुके हैं। यहां पर क्या मान लेंगे, समीकरण 5। ये बताओ समीकरण 4 से हम इसको हल किए, कौन सा समीकरण बच गया, 3 बच गया। अब समीकरण 3 में इस कीमत को रखा जाएगा, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 3x माइनस 9 रखने पर समीकरण 3 को सबसे पहले लिखते हैं। समीकरण 3 जब रखेंगे 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 दिया गया है। अब यहां पर ये हो जाएगा 3x प्लस ये 4, y के जगह पर पूरा 3x माइनस 9 रखा जाएगा और ये बराबर माइनस 6 है तो बराबर माइनस 6, ये हो जाएगा 3x। इसके बाद 4 से ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12x माइनस 4 नवा कितना हो जाएगा 36 बराबर माइनस 6। 3x और 12x दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 36 बराबर माइनस 6। ये 36 इधर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कि 15x बराबर 36 प्लस में आएगा और माइनस 6 तो बाद में है। 15x बराबर 36 में से 6 जाएगा 30 हो जाएगा। x बराबर 30 के बटे में 15, 15 जो निकला 30 होता है। x का मान आ गया 2। अब इस x के मान को जहां पे y अकेले हुआ है इसमें रख देंगे तो बड़ी जल्दी से y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि x बराबर 2 समीकरण 5 में रखने पर, अब समीकरण 5 में रखा जाए तो यहां y बराबर 3x, तो ये हो जाएगा 3x के जगह पर कितना है 2, तो यहां पर लिख देंगे 2 और ये माइनस 9 है तो माइनस 9। अब यहां पे y बराबर 3 में 2 का गुणा हो जाएगा 6 और यहां है माइनस 9, ये y बराबर 6 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए इसमें x बराबर कितना आया था 2, y बराबर माइनस 3, यहाँ भी x बराबर 2, y बराबर माइनस 3। इसे ये पता चलता है कि द्विचल रैखिक समीकरण को किसी भी रीति से सॉल्व किया जाए तो एक ही आंसर आता है। और इसमें यह भी पूछा गया कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यानी आसान है, तो अपने को लोभ की रीति आसान लगती है तो लिख देंगे कि लोभ की रीति अधिक उपयुक्त है। हाँ दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो नीचे समस्या दी गई है यानी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स है उन समस्या को पहले आपको समीकरणों का युग्म बनाना है, पहले समीकरण बनाना है और उनके हल विलोपन की विधि से सॉल्व कीजिए। पहले अपने समीकरण बनाएंगे और उसका हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। देखिए कोई भिन्न है जिसका अंश और हर दिया गया है।
आप जानते हो कि कोई भी भिन्न, जैसे मान के चलो कि 2 के बटे में 7 है, तो ये ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम लोग हर कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस पाठ के अंदर हमेशा 2 चल राशि के बारे में बात किया जाता है। ये 2 चल राशि इसमें क्या क्या है, तो एक भिन्न के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस भिन्न में 2 चल राशियाँ होती है, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो उसी अंश और हर को हम x और y मानेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना भिन्न का अंश बराबर x एवं भिन्न का हर बराबर y। हमने भिन्न के अंश को x मान लिया और भिन्न के हर को y मान लिया, और आप जानते हैं कि भिन्न में ऊपर अंश को लिखा जाता है और नीचे हर को लिखा जाता है। तो यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है कि अंश और उसके बटे में हर। तो अंश को हमने क्या माना है x और बटे में हर के जगह पर क्या माने हैं y। भिन्न अपना मिल गया x के बटे में y। इतना ध्यान रखना, आंसर अपने को यही देना है। अब क्या करना है, जो प्रश्न में शर्त दिया गया है उस शर्त के अनुसार समीकरण बनाने हैं। और प्रश्न के अंदर शर्त क्या दिया गया है, पहला शर्त है कि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये पहला शर्त है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में दिया गया है कि अंश में 1 जोड़ दे। देखिए यहाँ भिन्न अपने को क्या मिला है, भिन्न मिला है x और उसके बटे में y। अंश में 1 जोड़ दे तो अंश ऊपर वाली संख्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 1 जोड़ देना है। एवं हर में 1 घटा दे, हर नीचे वाली संख्या है तो इसके अंदर 1 घटा दे यानी ये हो जाएगा -1। तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी इसका मान हो जाता है 1। अब देखिए दोस्तों, ये तो 1 के बराबर है, लेकिन हम आसान करने के लिए इसको 1 के बटे 1 लिख देते हैं और क्रॉस में गुणा कर देते हैं। क्रॉस में जब गुणा करेंगे तो 1 में x का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x, और ये प्लस 1 में 1 का गुणा हो जाएगा 1, यहाँ 1 में y का गुणा हो जाएगा तो y, और यहाँ माइनस 1 में 1 का गुणा हो जाएगा 1। अब यहाँ से x और y को एक तरफ कर दे, संख्या को एक तरफ कर दे, तो y इधर आएगा तो y यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। तो यहाँ लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर, यहाँ पहले से है -1 और ये +1 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1। तो इसलिए अब यहाँ पर देखो दोस्तों, x माइनस वाई बराबर, दोनों माइनस में है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब दोनों संख्या माइनस में होती है तो वही निशान लगा करके जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से ये एक समीकरण बन गया और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पहले शर्त में जो भी कंडीशन दिया गया है उसके अनुसार हमने समीकरण 1 बना लिया। अब दूसरे शर्त से समीकरण 2 बनाएंगे और इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि द्वितीय शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त में क्या दिया गया है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, भिन्न कितना है यहाँ पर, भिन्न है x के बटे में y। हर में 1 जोड़ने की बात किया गया है, तो हर नीचे वाली संख्या होती है, इसमें 1 जोड़ दो तो इसका मान क्या हो जाता है, तो यह 1/2 हो जाती है, यानी ये बराबर होता है 1 के बटे में 2। अब यहाँ भी दोस्तों आपको क्रॉस में गुणा कर देना है। जब क्रॉस में गुणा करेंगे तो 2 में x का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर, ये गुणा पूरा हो गया। अब इधर का गुणा किया जाए, 1 में y का गुणा हो जाएगा तो y प्लस 1 में 1 का गुणा हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। y को बराबर के इधर ला दे तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को लिख करके और विलोपन की रीति से सॉल्व कर देंगे। तो पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं। विलोपन की रीति से हल करने के लिए अपने को सबसे पहले x या y के सहगुणक को देखना होता है
कि किसी का सहगुणक बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि y का सहगुणक यहाँ 1 है, यहाँ भी y का सहगुणक 1 है, ये y का सहगुणक समान है, यानी y दोनों समीकरण में समान है। तो अपने को किसी भी समीकरण में गुणा करके सहगुणक बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो सहगुणक समान है उसका लोप करेंगे। तो देखिए -y है -y है, ये ऐसे लोप नहीं होगा, जोड़ देंगे तो -2y हो जाएगा, लोप नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, निशान बदलना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये हो गया माइनस। अब निशान के अनुसार इसको सोल्व कर दें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये -y और +y, बाद वाला निशान देखते हैं तो ये हो जाएगा कैंसल, ये x और -2x, x में से 2x जाएगा तो आ जाएगा -x, और यहाँ -2 है और ये -1 है तो ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब x के मान को किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर समीकरण 1 लिख लें। तो समीकरण 1 यहाँ से दिया गया है कि x - y = -2, तो x - y = -2, x के जगह पर अब रखना है 3 - y = -2। अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कि -y = ये -2 और ये -3 हो जाएगा। अब -y = दोनों माइनस में है तो माइनस का निशान लगा के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -5, ये दोनों तरफ माइनस है, कैंसल हो जाएगा। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वह भिन्न क्या है, अपने को भिन्न के बारे में बताना है कि भिन्न कितना होगा। तब ये बताओ भिन्न क्या आया है, x के बटे y आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए भिन्न बराबर माना गया है x के बटे y। तो x का मान यहाँ पर आया हुआ है 3, तो ऊपर लिख देंगे 3, और बटे में y, तो y का मान माना गया है 5, और यही 3 के बटे में 5 अपना आंसर हो गया। अब दोस्तों इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न दूसरे का दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसके बाद 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी दोनों की आयु कितनी है। देखिए इसमें 2 चल राशि के बारे में बात किया जाता है, और यहाँ पर 2 चल राशि आपको स्पष्ट दे दिया गया है, सोचना भी नहीं है कौन कौन सी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है यही पूछा गया है। तो एक को हम x और दूसरे को y मान लेंगे। और ये भी आप जानते हो कि आयु वाले कोई भी प्रश्न होता है तो उसमें हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं। हम लोग वर्तमान आयु को x और y मानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x एवं सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। 2 शर्त दिया हुआ है, इन्हीं दोनों शर्तों से अपने को पहले 2 समीकरण बनाना है, और जब 2 समीकरण बन जाए तो उसको सोल्व करना है। देखिए शर्त क्या क्या दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, सबसे पहले दिया गया है कि 5 वर्ष पहले की बात किया गया है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, पहला शर्त यही है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की आज उम्र 42 वर्ष है और ये पूछा जाए कि 5 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या हो जाएगी, 5 वर्ष अगर पूर्व की जब बात किया जाएगा तो इसकी उम्र हो जाएगी 37 वर्ष। आज जैसे मैं 30 साल का हूँ, ऐसे 5 साल पहले मैं कितने साल का था, तो 25 साल का। हमने क्या किया, इसमें से 5 माइनस कर दिया। अब देखिए अगर आज मैं 30 साल का हूँ तो 5 वर्ष पूर्व की जब बात किया जाएगा तो 30 - 5 बराबर क्या आ जाएगा, 25। वैसे ही आज अगर कोई 1 वर्ष का है
तो 5 साल पहले के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कि x माइनस 5 वर्ष। यहाँ पर देखिए 30 माइनस 5 दोनों संख्या थी तो घटा करके हमने 25 कर दिया। यहाँ पर x माइनस 5 एक संख्या है, यानी एक अचल राशि है, दूसरा चल राशि है, तो इसको घटा नहीं सकते, ये इतना ही रहेगा। 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले नूरी की आयु निकाला जाए तो ये हो जाएगा कि नूरी की आयु बराबर, आज नूरी की आयु कितना है, तो आज नूरी की आयु x वर्ष माना गया है, तो ये हो जाएगा कि x माइनस 5 वर्ष, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की बात किया गया है। और मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताया कि जब 5 वर्ष पहले की बात किया जाएगा तो उसमें से 5 कम कर देना है। और इसी तरह अगर 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व अगर सोनू की आयु की बात किया जाएगा तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु हो जाएगा, देखिए सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, सोनू की वर्तमान आयु है y, तो आज से 5 साल पहले ये हो जाएगा कि y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न के अंदर शर्त में ऐसा दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए तो हमने इतना काम कर लिया। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या दिया गया है कि नूरी की आयु किसके 3 गुना है, सोनू की आयु के 3 गुना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सोनू की आयु के 3 गुना, यानी इसमें 3 का गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे। ध्यान से समझना, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, प्रश्न के अंदर दिया गया है, तो हमने यहाँ नूरी की आयु लिखा, यहाँ सोनू की आयु के 3 से गुणा कर दिए, तो ये 3 गुना हो गया। अब क्या करना है, आपको सबका मान रख देना है इसमें। अब देखिए नूरी की आयु यहाँ पर कितना है, तो x माइनस 5 इक्वल टू है, तो इक्वल टू यहाँ 3 है, तो 3 ब्रैकेट में सोनू की आयु, सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु यहाँ पर कितना आया हुआ है, y माइनस 5। अब देखिए दोस्तों 3 से यहाँ पे अंदर गुणा होगा, जब 3 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y माइनस ये 3 5 15, 3 से दोनों तरफ गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे, 3y को बराबर के इधर लाए तो ये हो जाएगा कि x माइनस 3y प्लस में है, बराबर के इधर आएगा माइनस, इक्वल टू ये माइनस 15, ये 5 उधर जाएगा तो यहाँ माइनस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि x माइनस 3y इक्वल टू, यहाँ प्लस और माइनस अलग अलग संख्या है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब अलग अलग निशान होता है तो वही निशान लगा करके और घटाव किया जाता है, बड़ी संख्या का निशान लगाया जाता है, तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे और घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्त में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष के पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि द्वितीय शर्त के अनुसार। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, आज कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है और आज से 10 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 50। हमने क्या किया, 10 जोड़ दिया। आज कोई व्यक्ति 30 साल का है तो 10 वर्ष के बाद 30 साल वाला 10 साल के बाद, फटाफट आंसर बताओ कितने का हो जाएगा, 40 का। अगर आज कोई व्यक्ति 50 का है तो 10 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा, 60 का। ठीक उसी तरह से अगर कोई आज व्यक्ति 70 साल का है या 70 वर्ष का है तो आज से 10 साल के बाद ये कितने साल का होगा, तो आपका तुरंत आंसर होगा 80 साल का। हम क्या किए, 10 जोड़ दिए। अब देखिए अगर आज कोई व्यक्ति यहाँ 100 वर्ष का है तो आज से 10 साल के बाद इसमें भी हम 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10। वैसे ही आज कोई व्यक्ति अगर y वर्ष का है तो ये 10 साल के बाद हो जाएगा y प्लस 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 वर्ष के बाद, क्योंकि 10 वर्ष के बाद की बात किया गया है, तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु बराबर
नूरी की वर्तमान उम्र कितना दिया गया है? नूरी की वर्तमान उम्र दिया गया है x। तो आज से 10 साल के बाद इसमें हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। और इसी तरह से 10 वर्ष के बाद सोनू की आयु बराबर, तो देखो सोनू की वर्तमान उम्र कितना दिया गया है? सोनू की वर्तमान आयु दिया गया है y वर्ष। 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? y प्लस 10 वर्ष। अब देखिए यहां पर प्रश्न में क्या दिया गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी यहां पर हम लिखेंगे कि नूरी की आयु और सोनू की आयु की 2 गुना, तो यहां पर लिख देंगे कि सोनू की आयु में 2 से गुणा कर देना है। देखिए यहां नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु की 2 गुनी बराबर कर दिया, नहीं हो गई। जैसा प्रश्न में दिया गया था वैसा हमने कर दिया। फिर से ध्यान से समझ लिए, 10 वर्ष के पश्चात, तो 10 वर्ष के पश्चात तो ये दोनों आया। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी यानी 2 से गुणी हो गई, तो हमने 2 से गुणा कर दिया। अब इसमें कीमत रख दिया जाए। जब इसमें कीमत रखेंगे तो यहां पर देखिए नूरी की आयु क्या है? 10 वर्ष बाद वाली, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु यहां पर दिया गया है x प्लस 10, तो यहां हो जाएगा x प्लस 10 बराबर यहाँ हो जाएगा 2। सोनू की आयु है, तो सोनू की आयु कितना है? y प्लस 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि y प्लस 10। अब यहाँ 2 से कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कि x प्लस 10 बराबर 2 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस 2 में 10 का गुणा हो जाएगा 20। 2y को बराबर के इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 20। 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों अपने हाथ में 2 समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन की विधि से सोल्व कर देना है। तो दोनों समीकरण को हम पहले एक जगह लिखे। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को विलोपन की रीति से सोल्व करना है। तो विलोपन की रीति में सबसे पहले ये देखते हैं कि x या y के गुणांक समान है या नहीं है। तो देखिए यहाँ x का गुणांक 1 है, x का गुणांक यहाँ भी 1 है, दोनों जगह समान है। पहला काम तो पूरा हो गया। अब उसको क्या करेंगे? लोप करेंगे, बराबर गुणांक वाले को लोप, यानी x को विलोपन करना है, गायब करना है। तो देखिए x है और यहाँ प्लस x है, दोनों प्लस में है, ऐसे विलोपन नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा? निशान चेंज करना पड़ता है। और जब निशान चेंज करते हैं तो सबका निशान चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस। अब अपने क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। फिर आगे देखो ये माइनस 3y और प्लस 2y, निशान बाद वाला देखते हैं जो बदले रहते हैं वो। तो माइनस 3y और प्लस 2y अलग अलग जब निशान होता है तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। बड़ी संख्या यहाँ है माइनस में तो माइनस का निशान और घटा देते हैं। तो 3y में से 2y जाएगा तो y आता है, और बराबर यहाँ माइनस 10 और माइनस 10। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब दोनों एक समान निशान हो तो वही निशान लगा के जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस का निशान लगा के जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल, इसलिए y बराबर कितना आ गया? 20। अब y के मान को किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाला जा सकता है। तो लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में या 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया है? समीकरण 2 दिया गया है कि x माइनस 2y इक्वल टू है माइनस 10। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 10 है तो 10 लिख देंगे। ये x माइनस 2y के जगह पर अपने को कितना लिखना है? 20। ये बराबर है 10। 20 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो x माइनस 40 बराबर हो जाएगा 10। ये माइनस 40 है, बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 50। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब अपने को क्या करना है? जो प्रश्न में पूछा गया है उसका आंसर देना है। देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा गया है?
प्रश्न में ये पूछा गया है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहां पर लिखेंगे कि नूरी की आयु बराबर, यहां पर नूरी की आयु को हम x माने थे, यहां नूरी की वर्तमान आयु को x माने थे और x का मान आया हुआ है 50 वर्ष, और सोनू की आयु को y माना गया था, यहां पर सोनू की वर्तमान उम्र को y माने थे और y का मान आया है 20 वर्ष, और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 2 का तीसरा प्रश्न। इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए इस पूरे पाठ के अंदर अगर कथन वाले प्रश्न आएंगे तो उसमें 2 कथन दिया हुआ रहेगा, 2 कंडीशन दिया हुआ रहेगा। इसमें पहला कंडीशन क्या है कि उस संख्या का अंकों का योग 9 है। फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि इस संख्या के 9 गुना, देखो उस संख्या के कितने गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये दूसरा कंडीशन है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि दोनों कंडीशन से 2 समीकरण बनाने हैं, और जब 2 समीकरण बन जाएगा तो दोनों समीकरणों को सॉल्व करके और दोनों चल राशि की कीमत ज्ञात करनी है। इसके लिए अपने को चल राशि पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चल राशि है। फटाफट सोचिए इसमें चल राशि कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या, जो संख्या है कितने अंक की होनी चाहिए, 2 अंक की। जैसे यहाँ पर है 23 में कितने अंक है, 2 अंक, एक इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक। तो जब 2 अंक की संख्या है तो इसमें भी 2 चल राशि होगी, कौन कौन सी, इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक। तो एक को हम x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। तो हम क्या करें, एक को x मान ले और दूसरे को y। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना दहाई का अंक बराबर x एवं इकाई का अंक बराबर y। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, दहाई के अंक को x मान लिया, इकाई के अंक को y मान लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से समझना, स्थानीय मान के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। ये 3 का स्थानीय मान कितना होता है, 3 होता है। और 2 का स्थानीय मान कितना होता है, तो 10 गुणे 2 बराबर 20 होता है। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 20 और 3 को, तो क्या होती है, संख्या होती है। कुल मिलाकर के स्थानीय मान में हम लोग क्या करते हैं, इकाई में 1 का गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा करो या ना करो तो उतना ही मान आता है। दहाई में क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इस वापस संख्या के बराबर आ जाएगा। वापस संख्या के बराबर बोले तो देखो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 20 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 23 इसी के बराबर आ जाएगा। फिर से ध्यान से सोचना क्या क्या किया गया, इकाई वाले में 1 का गुणा, 1 का गुणा करो या मत करो, मतलब लिखो या मत लिखो वो तो उतना ही आएगा। दहाई वाले में कितने से गुणा किया गया है, 10 से गुणा किया गया है। फिर इन दोनों को जोड़ा गया है, यानी कुल मिलाकर के 10 गुणे दहाई का अंक है और प्लस ये इकाई का अंक। ये संख्या के लिए सूत्र होता है। इस चैप्टर के अंदर, चौथे चैप्टर के अंदर संख्या के लिए जब भी सूत्र पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहना चाहिए कि 10 और गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, इतना आपको याद होना चाहिए संख्या के लिए। इसके पीछे के प्रश्नों में मैं बताया भी था। तो देखिए यहां पर संख्या के लिए मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। तो ये अपना संख्या का सूत्र है। अब देखिए जब ये संख्या का सूत्र है तो इसी संख्या के सूत्र से यहां पर हम संख्या निकाले कि संख्या कितनी आनी चाहिए, तो लिख देंगे कि इसलिए संख्या बराबर। अब दोस्तों बड़ी आसान उपाय है, यहाँ पर दिया गया है 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 10 दहाई का अंक, दहाई के अंक को हमने क्या माना है, x माना है, और यहाँ प्लस है तो प्लस। इकाई का अंक, इकाई के अंक को हम क्या माने हैं, y माने हैं। देखिए संख्या बराबर ये सूत्र या ये सूत्र आप याद कर लेना, बिना याद किए इस चैप्टर में संख्या वाले सवाल आपको नहीं आएंगे। अगर ये समझ तीसरी चौथी में आता है, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी आप इसको याद कर लेना।
जो कथन दिए गए हैं उस कथन के अनुसार समीकरण बनाया जाए। तो पहले शर्त के अनुसार, पहले कंडीशन क्या दिया गया है, तो यहां पर लिख देंगे कि प्रथम शर्त के अनुसार। पहले शर्त में क्या दिया गया है दोस्तों? पहले शर्त में ऐसा दिया गया है कि अंकों का योग 9 है। अंकों का योग का मतलब जैसे यहां पर 23 था तो यहां 2 और 3 मिलके कितना होगा? 5 होगा। ये दोनों अंक है, दोनों को जोड़ना है। तो इसी तरह से 2 और 3 क्या है? इकाई और दहाई के अंक है। तो यहां पर लिख देंगे कि दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बराबर 9। दहाई का अंक कितना माना गया है? x माना गया है। तो दहाई के अंक की जगह पर हम लोग लिखेंगे कि x और यहाँ प्लस है तो प्लस। इकाई के अंक को हमने क्या माना है? y माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y और ये बराबर 9 है तो 9 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। पहले कंडीशन के अनुसार हमने समीकरण बना लिया। अब दूसरे कंडीशन के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या किया जाए? समीकरण बनाया जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार या दूसरे शर्त के अनुसार है। दूसरे शर्त में ऐसा दिया गया है कि इस संख्या का 9 गुना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं कि संख्या और उस संख्या का कितने गुना? 9 गुना। संख्या का 9 गुना। अंकों को पलटने से यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि हम अंकों को पलट दे रहे हैं भाई। देखिए संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या हम इधर लिखेंगे। क्या हो रही है? संख्या का 2 गुना है तो इसमें कर देंगे 2 का गुणा और ये बराबर। फिर ध्यान से आप दूसरा कथन या शर्त ध्यान से समझो। संख्या का 9 गुना, तो हमने क्या किया? यहाँ पर संख्या लिख दिया, उसका 9 से गुणा कर दिया। अब क्या कहा गया है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो यहाँ पर अंकों को पलटने से बनी संख्या लिख दिए। का 2 गुना है तो इसमें 2 का गुणा कर दिए, बराबर कर दिए, जैसा प्रश्न में कहा गया वैसे कर दिए। अब यहाँ से एकदम ईजी उपाय है आपके पास। यहाँ पर ये हो जाएगा कि 9 और संख्या के लिए सूत्र यहाँ पर हमने क्या लिखा था? संख्या के लिए सूत्र लिखा था कि 10x + y, ये बराबर यहाँ 2 है तो 2 ब्रैकेट में अंकों को पलटने से बनी संख्या। ये जो संख्या है इसका अंक बदल दिया जाए, यानी y को यहाँ ला दिया जाए, x को यहाँ पे लेके चला जाए, इकाई वाले दहाई पर, दहाई वाले इकाई पर। 10 अपना स्थान नहीं बदलेगा, सिर्फ अंक बदल रहे हैं। अंक किसको किसको हम माने हैं? x और y को। सिर्फ x और y अपना स्थान चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 10 और ये हो जाएगा कि y और ये प्लस x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x। अब यहाँ जो सामने संख्या है कोष्टक के बाहर, उससे अंदर गुणा करें, समीकरण बना ले। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 9 में 10 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90x प्लस ये हो जाएगा कि 9y बराबर 2 में 10 का गुणा हो जाएगा 20y प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90x, इसमें 2x को बराबर के इधर लेके आए तो ये आ जाएगा -2x और ये प्लस 9y, 20y बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -20y बराबर 0। अब देखिए दोस्तों 90 में से जब 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, 88x। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह देके घटा देंगे। 20 में से 9 जाएगा, 11y हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर 11 से हम भाग दे सकते हैं दोनों पक्षों में। जब 11 से भाग दे देंगे तो समीकरण आसान हो जाएगा। तो 11 से भाग दे, छोटी छोटी संख्या हो जाएगी, समीकरण आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 8 88 यानी हो जाएगा 8x माइनस 11 में 11 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर 0 में 11 का यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब अपने को समीकरण 1 और 2 को विलोपन की रीति से सोल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पर तो समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 को यहाँ पर लिख दिया जाए। समीकरण 1 को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है कि x + y बराबर 9
समीकरण नंबर 1 है। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन की रीति से सॉल्व किया जाए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, y का गुणांक पहले से ही बराबर है, अपने को कोई गुणा भाग नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करना है, ये y से y कट जाएगा, निशान भी संयोग से विपरीत है, विपरीत का मतलब एक दूसरे के उल्टा है, सिर्फ जोड़ दो तो प्लस y माइनस y 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर 8x प्लस में है, नीचे वाला x भी प्लस में है, दोनों जब प्लस में रहता है तो प्लस का निशान लगा के जोड़ देते हैं, हो जाएगा 9x, 0 और 9 जोड़ देंगे तो 9, यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 9 के बटे में 9, x बराबर हो जाएगा 9 के बटे 9 कट के कितना हो जाएगा 1। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिख दे पहले कि x प्लस वाई बराबर 9, x के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस यहाँ y बराबर 9, ये 1 को बराबर के उधर लेके चले तो माइनस हो जाएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा कि 9 माइनस 1, y बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ x और y का मान नहीं निकलना था, वह संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न के अंदर दिया गया है कि संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या ज्ञात करने के लिए आप जानते ही हो कि संख्या बराबर एक हम लोग सूत्र लिखे थे, यह संख्या बराबर यहाँ 10x प्लस वाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10x प्लस वाई। अब इसमें x और y की कीमत रखेंगे तो जाके संख्या मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, x के जगह पर आया है 1 और प्लस y के जगह पर आया है 8, 10 में 1 का गुणा हो जाएगा 10 प्लस 8, 10 और 8 गुणा होके हो जाएगा 18, और यही अपनी संख्या है। देखिए अब दोस्तों आप इसको लिख लीजिए। हाँ तो चलिए दोस्तों अपने देखते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन 2 का चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, वर्ड्स प्रॉब्लम वाला ये क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक आई, ये बताओ कुल अमाउंट कितना दिया गया है, 2000 रुपया दिया गया है, और उसने खजांची से ऐसा बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही चाहिए। बैंक के जो कैशियर होते हैं उनसे ऐसा बोला कि आप मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के ही सिर्फ नोट दीजिए, मैं दूसरा नोट एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो खजांची ने बोला ठीक है, कैशियर ने बोला कोई बात नहीं। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब देखो बैंक वाले ने क्या किया, ऐसे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टोटल नोट की संख्या उसने 25 दे दिए, यानी नोटों की कुल संख्या कितने थे 25। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट दिए होंगे बैंक वाले ने, और 100 रुपये के कितने नोट दिए होंगे। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस पूरे पाठ के अंदर दो चल राशि के बारे में हमेशा बात किया गया है, दो चरों के बारे में बात किया गया है। पाठ का ही नाम है द्विचल रैखिक समीकरण। तो दो चल इसमें कौन कौन से हैं कि 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं, यही दोनों चल राशि है। तो एक को हम मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे y। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर x एवं 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर y। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने को दो कंडीशन दिया गया है। दो कंडीशन क्या क्या दिया गया है कि कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम मान लेंगे कि कुल नोटों की संख्या कितनी है 25। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि कुल नोट 25 है। इसका मतलब कि 50 रुपए की नोट की संख्या प्लस 100 रुपए की नोट की संख्या बराबर कितना आना चाहिए 25। 50 रुपये के नोट की संख्या, 50 रुपये की नोट की संख्या को हम क्या माने हैं x माने हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ प्लस है तो प्लस। 100 रुपये के नोट की संख्या, 100 रुपये के नोट को हम लोग क्या माने हैं y माने हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे y और बराबर 25। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्त में क्या दिया गया है, दूसरे शर्त में ऐसा दिया गया है, दूसरा शर्त से यानी समीकरण अपने को कहाँ से मिलेगा, कुल रुपया उसने कितना निकाला है 2000। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर 50 रुपये की एक नोट हो, 50 रुपये की अगर एक नोट होती है तो उसका अमाउंट कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 50 रुपया। अगर 50 रुपये की दो नोट होती है
50 रुपये की जब हम 2 नोट लेते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका अमाउंट कितना हो जाता है 100, यानी 50 में 2 का गुणा कर देते हैं 100 आता है। अगर 50 रुपये की 3 नोट होती है तो उसका अमाउंट, उसकी वैल्यू कितना हो जाता है 50 दिया, ये हो जाता है 150। वैसे ही अगर 50 रुपये की 1 नोट है तो यहाँ पर तो संख्या है, हम पहाड़ा पढ़ के गुणा कर दिए, यहाँ पर संख्या नहीं है तो इसका अमाउंट हो जाएगा 50x। ठीक इसी तरह से 100 वाला भी हम लोग सोचें कि अगर 100 रुपये की 1 नोट है तो उसका अमाउंट होगा 100 रुपया। अगर 100 रुपये की 2 नोट है तो इसका अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया। अगर 100 रुपये की कितनी नोट हम लोग माने हैं, 100 रुपये की नोट की संख्या y माने हैं, तो ये गुणा होकर के कितना हो जाएगा 100y। ये 50x और ये 100y क्या हो गया, अमाउंट, कुल रकम हो गया। तो प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है, प्रश्न के अंदर दिया गया है कि कुल रकम कितना है, 2000 है। तो इसी से अपन ये समीकरण बनाएंगे कि यानी ये जो 50 रुपये की रकम है और ये जो 100 रुपये की नोट वाली रकम है, दोनों रकम मिल करके 2000 आनी चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे कि प्रश्नानुसार क्या दिया गया है प्रश्न में कि कुल रकम कितनी है, 2000 रुपया। जो कुल रकम 2000 दिया गया है, इसमें 50 रुपये वाली अपनी रकम कितनी थी, 50x, और 100 रुपये वाला रकम कितना आया था, 100y, और ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, 2000। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को लोप की रीति से यानी विलोपन की रीति से सोल्व करना है। विलोपन की रीति से सोल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, विलोपन की रीति से सोल्व करने के लिए सहगुणक देखा जाता है, यानी संख्या देखी जाती है या तो x का या y का। इसमें हम लोग x का सहगुणक बराबर करने चले तो x का सहगुणक यहाँ पर कितना है 50, यहाँ पर x का सहगुणक कितना है 1। अगर समीकरण 1 में 50 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो यही एक लाइन अपनी को नोट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर, यहाँ पर है x, 50 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50x, यहाँ प्लस y है, 50 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50y, और 25 में 50 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि 1250। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। देखिए ये तो समीकरण किससे बना हुआ था, 1 से बना हुआ था, समीकरण 2 बच गया तो नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस ये कितना हो जाएगा 100y बराबर ये कितना है 2000। तो यहाँ पर लिख देंगे 2000, ये समीकरण 2 है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को अपने को लोप की रीति से या विलोपन की रीति से सोल्व कर देना है। देखिए दोस्तों ये दोनों प्लस में है तो विलोपन नहीं कर पाएंगे, यानी x को लोप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए निशान बदलने की ज़रूरत है, और जब निशान बदलते हैं तो सबका निशान बदलना पड़ता है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 50x माइनस 50x 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लस 50x है और ये माइनस 100y है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि माइनस 50y, यानी अलग अलग निशान पे घटाव करते हैं और बड़ी संख्या का निशान लगा देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस 1250 है और माइनस 2000 है, यहाँ भी अलग अलग निशान है तो घटाव करेंगे, बड़ी संख्या का निशान ये माइनस में है। 2000 में से ये 1250 जब हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 750। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर बराबर के दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, और इसके बाद ये 50 का गुणा है इधर चला जाता है तो भाग हो जाता है। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा कि 750 और बटे में 50, 0 से 0 कैंसल, और 15 पचे कितना होता है 75, 15 बार में कट जाता है तो y बराबर कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y बराबर कितना आया 15 आया। अब y के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ, और यहाँ लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए y का मान हम समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या है पहले यहाँ पर लिख दें, तो ये है x प्लस वाई बराबर कितना है 25। अब यहाँ x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y के जगह पर कितना रख देंगे 15 रख देंगे।
बराबर ये हो जाएगा 25, ये 15 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा माइनस, तो ये x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा 10। ये x का मान आ गया। देखिए अब x और y दोनों का मान आ गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, नोट की संख्या लिख देनी है कि 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर x बराबर 10, 100 रुपये की नोट की संख्या बराबर y माने हैं तो y बराबर 15। यही यहाँ पर 2 लाइन अपने को लिखना है। अब चलिए देखते हैं, 50 रुपये की नोटों की संख्या हमने x मानी थी यहाँ से, तो यहाँ पर x लिख दिए और x का मान कितना आया है, यहाँ पर 10 आया है। 100 रुपये की नोट की संख्या यहाँ से y माने थे, तो y का मान यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना आया है, 15 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 और यही अपना आंसर होगा। अब आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 2 का 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें प्रश्न में दिया गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का कोई लाइब्रेरी है, उसमें प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इस शब्द के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है कि जो शुरुआत के 3 दिन हैं उनका किराया नियत है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, ये दूसरा कंडीशन आपको यहाँ से है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 2 चल राशि यही आपके सामने है। पहली चल राशि क्या है, प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया का मतलब कि फिक्स चार्ज है कि 3 दिन का चार्ज ही आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्या है, उस 3 दिन के बाद जैसे कि मान लो चौथा दिन आया, 5वां दिन आया, उसका चार्ज आपको पर डे के हिसाब से अलग से देना है। अब इसमें 2 कंडीशन है, 2 समीकरण बनाने के लिए। पहला कंडीशन क्या दिया गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जबकि सुशी नाम की कोई लड़की है, 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, तो अपने को वही नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो देखिए इसके अंदर इस तरह से हम लोग देखें कि जैसे मान लो कि पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, 5वां दिन और 6ठा दिन। अब 6 दिन के लिए बुक लेने के लिए पुस्तकालय में जब हम जाते हैं तो जो शुरुआत के 3 दिन होते हैं इनका चार्ज फिक्स है कि आपको 3 दिन का किराया देना ही पड़ेगा। यदि आप 2 दिन के लिए ही सिर्फ बुक लें, उसके बाद भी ये 3 दिन का ही किराया जोड़ के लिया जाता है। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा की अगर आप बुक लें, उदाहरण के रूप में अगर आप 4 दिन के लिए बुक ले रहे हैं तो ये 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है ये फिक्स चार्ज लिया जाएगा, और प्लस ये जो चौथे दिन का है अब वहाँ से आपको पर डे का किराया अलग अलग जोड़ के देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 1 दिन का किराया 5 रुपया हो तो चौथे दिन का किराया आ गया 5, और इधर फिक्स चार्ज है 10, तो 10-5 मिलकर के 15 रुपया देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फिक्स चार्ज यानी नियत किराया को x मान लेंगे और जो पर डे का अतिरिक्त किराया है उसको y मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि माना नियत किराया की रकम बराबर कितना है, x रुपया, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ये कितना दिया गया है, y रुपया। अब पहले शर्त के अनुसार, अब देखिए यहाँ पहले शर्त में क्या दिया गया है कि 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया जाता है। इसका मतलब कि ये 7 दिनों का किराया है, ये 7 दिनों का किराया कितना दिया गया है, 27 रुपया। अब हम लोग अभी पढ़े थे कि जो शुरुआत के 3 दिन थे इनके चार्ज अलग है और जो बाकी के दिन हैं उनके चार्ज अलग है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 दिन का नियत किराया और प्लस टोटल कितने दिन है, 7 दिन, तो 7 दिन में तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो लगा होगा। अब उसके बाद 3 दिन का जब ये लग गया तो 7 दिन में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 दिन का अतिरिक्त किराया। ये दोनों मिल करके कितना आया हुआ है, 27 रुपया। अब देखिए दोस्तों 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को हम क्या मान लिए हैं, x, और प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया। देखिए 1 दिन का अतिरिक्त किराया y है तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 4y,
और ये बराबर 27 है, तो 27 समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त के अंदर क्या दिया गया है कि 5 दिन तक का रकम कितना है, 21 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5 दिनों का किराया बराबर 21 रुपया। अब देखिए इसी तरह 3 दिन का नियत किराया अलग कर लेंगे, 2 दिन का अतिरिक्त किराया अलग कर देंगे और फिर 21 रुपया लिखेंगे। 3 दिन के नियत किराए को हमने क्या माना है, x मान लिया है, और प्लस ये 2 दिन का जो अतिरिक्त किराया है, तो यहाँ पर देखिए 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 2y, और ये बराबर 21 है, तो 21, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण मिल गए, इन्हीं दोनों समीकरण को लोप की रीति से या विलोपन की विधि से अपने को सॉल्व करना है। तो हम क्या करें, दोनों समीकरण को एक जगह लिख दें। यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 4y बराबर ये कितना है, 27 समीकरण नंबर 1। देखिए x के सहगुणक दोनों बराबर है, सिर्फ निशान बदल करके अपने को लूप कर देना है। तो निशान बदलेंगे तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। अब देखिए प्लस 2y माइनस 4y कितना हो जाएगा, माइनस 2y, और यहाँ 21 में से 27 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2y बराबर 6 है, तो 2 का गुणा इधर भाग, तो y बराबर हो जाएगा कि 6 के बटे में 2, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, y बराबर आ गया 3। अब y के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, समीकरण 1 दिया गया है ये ax प्लस 4y, तो ये हो जाएगा कि 4, और y की जगह पर यहाँ से रख देंगे 3, और ये बराबर 27, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 27। ये x प्लस 4 में 3 का गुणा हो जाएगा 12 बराबर 27, तो इसलिए x बराबर ये 12 इधर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कि 27 माइनस 12, x बराबर हो जाएगा 15। अब देखिए प्रश्न के अंदर अपने से क्या पूछा गया था, प्रश्न के अंदर ऐसा पूछा गया था कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए नियत किराया बराबर, नियत किराया को हम लोग फिक्स चार्ज को क्या माने थे, x माने थे, और x का मान आया हुआ है 15। इसके बाद अतिरिक्त किराया कितना था, अतिरिक्त किराया को y माने थे, तो y का मान कितना आया हुआ है, 3 रुपया आया हुआ है, और यही दोनों अपना आंसर हो जाएगा।